मैथमेटिक्स फिजिक्स पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन फिजिकल रियलिटी मैथमेटिक्स पे डिपेंड करता है। जाहिर सी बात बिल्कुल। तो मैथमेटिक्स कुछ नहीं है, सिर्फ इंसानों का पैटर्न रिकॉग्निशन का एक तरीका है ना। हम एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं, जिसको एनालाइज करने के बाद हमें कुछ वेल डिफाइंड फ्रेमवर्क मिलता है। मैथमेटिक्स कभी भी रिजल्ट नहीं बताता हमको, वो हमें एक तरीके का आइडिया शो करता है, एक तरीके का फ्रेमवर्क बताता है जब हम पैटर्न को एनालाइज करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं। ठीक है, ये मैथमेटिक्स है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास भंडार है पैटर्न रिकॉग्निशन के मेथड्स का। वही पैटर्न रिकॉग्निशन हमें नेचर के अंदर हूबहू उसकी कॉपी मिलती है। यानी साइंटिस्ट जिसे यूनिवर्स कहते हैं, क्या एक्चुअली वो यूनिवर्स ही है या वो यूनिवर्स का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है? और हम सबको मालूम है कि साइंटिस्ट जिसको यूनिवर्स कहते हैं वो एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स जो फिजिकली या थ्योरेटिकली जिस तरीके से ऑब्जर्वर्स इन सूरह अल-फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व्हिच मींस की प्रेज टू द लॉर्ड हु इज द लॉर्ड ऑफ अल आलमीन, हु इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्सेस। यहां पे जो अल आलमीन का ये नाम आया है, इसका मतलब हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। इससे पहले वाली पॉडकास्ट जो थी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद भी की कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों ने बहुत डिसलाइक भी किया उस पॉडकास्ट को, क्योंकि सच बताएं तो पहली बार कर रहे थे हम वो पॉडकास्ट। सही बात। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ना? बिल्कुल। और क्या होने वाला है आज का टॉपिक है बेसिकली हमारा मैथमेटिक्स का रिलेशन किस तरीके से है, हमें कुरान के अंदर उससे क्या उसके साथ कुरान के साथ लिंक मिलता है मैथमेटिक्स का, और मैथमेटिक्स नेचर में किस तरीके से किस ब्यूटी के साथ फैली हुई है। जो भी हमें नेचुरल फिनोमेना मिलते हैं और दिखते हैं वो किस तरीके से मैथमेटिकली स्ट्रक्चर्ड है, मैथमेटिकली वेल डिफाइंड है, वो हमारा बेसिकली टॉपिक होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक भी स्टार्टिंग का है कि व्हाई द मैथमेटिकल structure of the mathematical laws is coherent in scientific terms। मतलब आसान लफ्जों में ये बात है कि यूनिवर्स के अंदर जो मैथमेटिक्स है पूरी, वो इतनी स्ट्रक्चर कैसे है? क्या ये स्ट्रक्चर इंसान ने खुद डिफाइन किया है या ये स्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है? और क्या ये एक लैंग्वेज है या रियलिटी को एक्सप्रेस करता है? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं एक बार क्या करता हूँ क्वेश्चंस देख लेता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। पहला क्वेश्चन है, व्हेन साइंटिस्ट से यूनिवर्स इज मैथमेटिकली कोहेरेंट, व्हाट डू दे एक्चुअली मीन? Are we describing reality or just the language we use to understand it? कि जब साइंटिस्ट ये बात कहते हैं कि यूनिवर्स जो है मैथमेटिकली कोहेरेंट है, क्योंकि बड़ी ऑकवर्ड सी प्लेस में बैठे हैं तो थोड़ी हंसी भी आ रही है, तो है ना? साइंटिस्ट कहते हैं कि यूनिवर्स मैथमेटिकली कोहेरेंट है। जब साइंटिस्ट ये कहते हैं कि यूनिवर्स मैथमेटिकली कोहेरेंट है, तो क्या वो एक रियलिटी को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को? तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? देखो, सबसे पहले तो मैं इस पर अपना व्यू बहुत ही क्लियर तरीके से रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट भी हूँ। तो जितना भी मैंने अब तक कोर मैथमेटिक्स पढ़ा है या फिर वो अप्लाइड मैथमेटिक्स जो भी फिजिक्स के लिए इस्तेमाल होता है, मैथमेटिक्स को सबसे पहले हम इस तरीके से समझते हैं कि जब हम ये बात कहते हैं, सबसे पहले तो उस बात पे आते हैं कि इज़ मैथमेटिक्स द लैंग्वेज ऑफ द नेचर और नॉट। सो ये बात सबसे पहले गैलीलियो ने कही, ये बात बोला था कि इस मैथमेटिक्स द लैंग्वेज ऑफ द नेचर। ये सबसे पहले गैलीलियो की तरफ से हमें मिला था। गैलीली ने जिस तरीके से अपने फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स करे थे, उसकी बुनियाद पर उसने ये चीज़ जानी थी कि ये कोई ना कोई पैटर्न को शो करता है, एक ऐसा पैटर्न जो कि कोहेरेंट है, यानी कि एक ऐसा पैटर्न जो डिफरेंट स्पेस डिफरेंट टाइम में वो सेम है, चेंज नहीं हो रहा। जब गैलीलियो ने देखा कि कर्व्ड प्लेन पे और नॉर्मल सिंपल स्लोप प्लेन पे दो बॉल को गिराया जाएगा तो दोनों सेम टाइम ऑफ इंटरवल पर एंड पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, कर्व मतलब सिर्फ कर्व या टॉप सी टर्वी वाला कर्व? सिर्फ कर्व और एक स्ट्रेट इंक्लाइन टॉप से दो ऑब्जेक्ट को या रोल करा जाएगा तो दोनों सेम टाइम ऑफ इंटरवल पे नीचे आ जाएंगे। ये फिनोमिना जो है, अगर वो अपने लैब में करे और लैब के बाहर करे, या फिर उस टाइम जब वो फिनोमेना कर रहा है, या फिर उसके अलावा कभी भी करे, तो रिजल्ट उसको सेम मिलेगा, यानी कि रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा। ये एक पर्टिकुलर पैटर्न पर चल रहा है, जिसकी बुनियाद पे उसने बोला था कि हर एक नेचुरल फिनोमेना एक पैटर्न शो करता है, और वो पैटर्न कहीं ना वो जो है हमको एग्जैक्टली नज़र आता है सेम पैटर्न पे। इसकी बुनियाद पे उसने कहा कि मैथमेटिक्स लैंग्वेज ऑफ नेचर है। अब जल्दी से रैप अप करते हैं। गैलीलियो किस टाइम का था? गैलीलियो का टाइम पीरियड मुझे नहीं पता है, मतलब बहुत पुराना नहीं था या नहीं ज़्यादा पुराना नहीं, मेडिवल एरिया का। हाँ, तो असल में मैं एक बात इस पे ऐड करना चाहता हूँ कि मैं तो सबसे पुराने मैथमेटिशियन की बात करूँगा, यूक्लिड की। यूक्लिड ने एक जो बेसिक फिनोमेना दिया है, नंबर थ्योरी में पढ़ते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का, कि कोई भी कंपोजिट नंबर, ठीक है, कलेक्शन होता है, मतलब उसके फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर में, मतलब वो एक कंपोजिट नंबर फैक्टराइज होके प्राइम नंबर में आ सकता है। तो इससे तुम क्या समझते हो? कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल 20 है, ठीक है, वो फैक्टराइज हो सकता है प्राइम नंबर से? बिल्कुल हो सकता है। तो ये से तुम क्या समझते हो? क्योंकि यूक्लिड ने ये बात जो कही, इसका कोई ना वापस प्रूव है?
ना कोई सोल्यूशन है। लेकिन फिर भी जो बात यूक्लिड ने कही कहीं ना कहीं, मतलब ये तो बहुत छोटी सी बात है उसकी पूरी लाइफ से, लेकिन मुझे समझ में आता है उस टाइम पे भी, यानी यूक्लिड बहुत पुराना है, 326 समथिंग 8 BC का। तो BC का पीरियड तो रोमन एम्पायर की पैदाइश से भी पुराना हुआ। इस टाइम पे यूक्लिड ऐसी बात कर रहा है कि कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स और इस टाइप की चीज़ें, जबकि उस टाइम पे अगर हम तुम्हें एक बात बताऊं कि जो नंबर्स 1 2 3 होते हैं ये एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, यानी ये रोमन न्यूमरल्स की शक्ल में भी एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि रोमन एम्पायर भी नहीं था। अरबियन रीजन से आया नंबर, जो मूसा अल-ख्वारिज़मी ने दिया था सबसे पहले नंबर का बेसिक आइडिया, स्ट्रक्चर दिया था। हाँ, हिंदू अरबिक न्यूमेरिक्स को आपस में मिलाया था, तो उससे हमें वो स्ट्रक्चर मिला था। तो चलो टॉपिक के ऊपर रहते हैं। हमने ये डिफाइन कर दिया कि मतलब अभी तो क्वेश्चन ही बताया है कि मैथमेटिक्स लैंग्वेज ऑफ नेचर है, रियलिटी को एक्सप्रेस करता है, या फिर ना सिर्फ लैंग्वेज ऑफ नेचर है बल्कि इतनी प्रिसाइज लैंग्वेज है। पहले ये बताओ कि हम मैथमेटिक्स को लैंग्वेज मानते भी हैं या नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इस पे बोलने भी वाला था। एक्चुअली मैथमेटिक्स को लैंग्वेज नेचर का हम मानते इसलिए है, सबसे पहले देखते हैं मैथमेटिक्स को हम समझते क्या है। फिजिक्स के अंदर जो है मैथमेटिक्स फिजिक्स पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन फिजिकल रियलिटी मैथमेटिक्स पे डिपेंड करता है। जाहिर सी बात, बिल्कुल कुछ नहीं है, सिर्फ इंसानों का पैटर्न रिकॉग्निशन का एक तरीका है ना। हम एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं, जिसको एनालाइज करने के बाद हमें कुछ वेल डिफाइंड फ्रेमवर्क मिलता है। मैथमेटिक्स कभी भी रिजल्ट नहीं बताता हमको, वो हमें एक तरीके का आइडिया शो करता है, एक तरीके का फ्रेमवर्क बताता है जब हम पैटर्न को एनालाइज करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं। ठीक है, ये मैथमेटिक्स है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास भंडार है पैटर्न रिकॉग्निशन के मेथड्स का। वही पैटर्न रिकॉग्निशन हमें नेचर के अंदर हूबहू उसकी कॉपी मिलती है। जो भी कोई नेचुरल फिनोमेना जो यूनिवर्सल है, फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके अंदर जो हमें पैटर्न मिलता है वो पैटर्न हर जगह एक जैसा है। वही पैटर्न हम मैथमेटिक्स से जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से निकालते हैं, जब उस पर अप्लाई करते हैं तो हमें एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशन लॉ मिलता है। तो बेसिकली लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि उस लॉ को समझने के लिए वो जो लॉ लिखा गया है, फॉर एग्जांपल अगर हम मैक्सवेल इक्वेशन की बात करें, मैक्सवेल इक्वेशन हम इक्वेशन की शक्ल में समझ पाते हैं। अगर वो उस इक्वेशन की शक्ल में ना होती तो मैक्सवेल को इक्वेशंस को जो उसका फिनोमेना उसको हम एग्जैक्टली ग्रैप नहीं कर पाते कि वो बोलना क्या चाह रहा है। समझ रहे हो? और वो निकला कहाँ से? वो मैक्सवेल की फिनोमेना को देख के नहीं निकला है, वो निकला है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से, एब्स्ट्रैक्ट नंबर के पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने से। मैक्सवेल ने जब वो पैटर्न रिकॉग्नाइज नहीं भी किया था, वो पैटर्न तब भी एग्जिस्ट करता था। वो तो था नेचर के अंदर, वो इसीलिए हम ऐसा समझ सकते हैं ये नेचर है एक नोटबुक पूरी की पूरी, जिसमें अलग अलग फिनोमेना घटते हैं। उसको समझने के लिए कोई लैंग्वेज की जरूरत है, वो लैंग्वेज मैथमेटिक्स है। और उसका रीजन ये है कि नेचर पैटर्न जो शो करता है वो वही मैथमेटिकल पैटर्न होते हैं जो हम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से निकालते हैं। तो बहुत बढ़िया बात बताई तुमने, असल में तुमने बहुत बढ़िया बात बताई। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये था कि तुमने एक दूसरा क्वेश्चन का आंसर दिया है जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, बट कोई बात नहीं, उस पे भी हम आएंगे। तुमने कहा कि कैसे इंसान एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को एक फ्रेमवर्क देता है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात मैं भी करना चाहूँगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी सी बाद में। मैं स्टार्ट लेना चाहता हूँ क्वेश्चन से, मैं लिख के लाया हूँ कुछ पॉइंट्स। हाँ बिल्कुल, तुम बताओ जो तुम्हारे पास है। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर अगर हम गौर करें तो क्वेश्चन कहता है कि साइंटिस्ट से यूनिवर्स इज मैथमेटिकली कोहेरेंट। तो पहले हमें साइंटिस्ट की डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्स को समझना है। बिल्कुल, यानी साइंटिस्ट जिसे यूनिवर्स कहते हैं, क्या एक्चुअली वो यूनिवर्स ही है या वो यूनिवर्स का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है? और हम सबको ही मालूम है कि साइंटिस्ट जिसको यूनिवर्स कहते हैं वो एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स जो फिजिकली या थियोरेटिकली जिस तरीके से भी ऑब्जर्व किया गया है। कुरान में मैं थोड़ा सा लेके जाऊंगा यहाँ से, आप दूसरी रिलीजियस बुक्स में भी चेक करें, मैं तो कुरान का स्टूडेंट हूँ। कुरान के अंदर पहली ही सूरत के अंदर, विच इज सूरह अल-फातिहा, दी ओपनिंग, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दूसरी आयत में, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहली आयत होती है, सेकंड आयत इज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये जो वर्ड आलमीन है, अरबिक जिसको नहीं आती वो सर्च कर सकता है थोड़ा सा मीनिंग के बारे में। देयर इज अ वर्स in Surah Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, which means he prays to the Lord who is the Lord of Al-Alameen, who is the Lord of the universes. यहाँ पे जो Al-Alameen का ये नाम आया है, इसका मतलब क्या है? अरबी में इसके बहुत से मतलब हैं, उसकी डेप्थ में मैं नहीं जाऊँगा, मैं अपने दूसरे चैनल पे उसके बारे में बता चुका हूँ, कभी और बात करेंगे। लेकिन एग्जैक्ट मतलब जो है ना, वो एक यूनिवर्स का नहीं है। यानी जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला यूनिवर्सेस को डिफाइन कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक यूनिवर्स को डिफाइन नहीं कर रहे, वो मल्टीवर्स को डिफाइन कर रहे हैं। और ना सिर्फ मल्टीवर्स, बल्कि उस आलमीन की एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि डिफरेंट डायमेंशंस। अगर हम साइंस की माने तो साइंस मैक्स टू मैक्स 11 डायमेंशंस को मानती है फिलहाल के तौर पे, वो भी एक थ्योरी, वो भी फिजिकल नहीं है, वो भी थ्योरी है जो कि डिफाइन नहीं, मतलब जिसको क्वांटम लेवल पे समझने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, स्ट्रिंग थ्योरी 11 से आगे, स्ट्रिंग थ्योरी, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी उससे आगे जाती नहीं है।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला स्ट्रेट अवे कह रहे हैं कि देयर इज अ मल्टीवर्स, एग्जिस्ट करता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला न सिर्फ ये कहते हैं बल्कि ये शो भी करते हैं पूरे यूनिवर्स के अंदर उस प्रिसीजन के साथ। तो पहले हमें यूनिवर्स की डेफिनेशन समझनी होगी कि देखो सिंपल सा फंडा है, मेरे पास एक आइडिया है, अगर उससे बड़ा आइडिया मुझे कोई सोर्स दे रहा है तो मैं उस छोटे आइडिया की जगह उस बड़े आइडिया को एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि ना मेरे पास छोटे आइडिया का कॉन्क्रीट सबूत है। मैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को 110% मानता हूँ, लेकिन वो जो 97% है, 98% यूनिवर्स जो कि अंधेरे में है, वो अंधेरा साइंस डिफाइन नहीं कर पा रहा अभी। तो अभी मैं उस चीज़ को नहीं मानूंगा, जब कर देगा तो उस चीज़ को भी मानूंगा, क्योंकि वो छोटा सा यूनिवर्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उस मल्टीवर्स का एक सबसेट है। उस सबसेट को अगर मैंने सुपर सेट पे बिलीव कर लिया तो यानी मैं उस सबसेट पे बिलीव करूंगा ही करूंगा, फिर चाहे मुझे वो साइंस बताए या मैथमेटिक्स बताए। ये यूनिवर्स की डेफिनेशन थी जो कि क्लियर करनी जरूरी थी। अब साइंटिस्ट जिसको यूनिवर्स कहते हैं वो कहते हैं कि क्या ये कोहेरेंट है? बिल्कुल है। इसीलिए तो साइंटिस्ट ने इतनी मेहनत करने के बाद डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स निकाले। आगे बात करेंगे इसके बारे में। सेकेंड जो चीज़ है वो ये बताना चाहूँगा कि जो यूनिवर्सेस हैं, हमें लगता है कि यार अल्लाह ताला ने सिर्फ यूनिवर्स के बारे में बता दिया और उसमें तफक्कुर करो, यानी गौर करो, इसके अंदर पॉन्डर करो, बस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इन द होल कुरान, पूरे कुरान के अंदर अगर आप कुरान को एक रिसर्च बुक की तरह रीड करेंगे, आपको एक प्रॉपर ज्योमेट्री मिलेगी, एक यूनिवर्स की ज्योमेट्री मिलेगी। इसके ऊपर एक हदीस है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि एक आसमान के बाहर दूसरा आसमान है और उन दोनों आसमानों के बीच में पानी है। इफ वी कंसीडर वन आसमान विच इज फर्स्ट हेवन एज अ यूनिवर्स, फर्स्ट हेवन एज अ सिंगल यूनिवर्स विच इज नॉट ओनली द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, वो पूरा यूनिवर्स है। ठीक है, तो फर्स्ट हेवन माने हम, जो कि हमें मानना है क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने इसी टाइप की चीज़ बताई है। सेकंड यूनिवर्स उसके बाहर है, यानी एक छोटी बॉल के बाहर अगर हम एक बड़ी बॉल बना दें, स्फीयर बना दें, तो एक बड़ा यूनिवर्स उसके बाहर है, नहीं सेकंड डायमेंशन, सेकंड हेवन, सेकंड डायमेंशन नहीं। और उनके बीच में पानी है, जैसा वाटर, यानी पानी प्रीमोर्डियल वाटर की एक स्टेट है उसके बीच में। एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ यहाँ से तुमने जो अभी बताई क्लिक हुआ। एक्चुअली अभी जिसकी तुम डार्क चीज़ की बात कर रहे थे, डार्क यूनिवर्स की बात कर रहे थे, अभी जो हमारे पास फिजिक्स के अंदर रीसेंट थ्योरी जिस पर वर्क हो रहा है, स्ट्रिंग थ्योरी भी इसीलिए बनाई गई है, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को समझने के लिए। ये जो डार्क मैटर है या डार्क एनर्जी, और कमाल की बात है यूनिवर्स का 80% से ज़्यादा हिस्सा जो है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, बाकी बहुत जो 4-5 बाकी 80% तकरीबन 23-24% सिर्फ मैटर है, बारियोनिक मैटर है, यानी वो सारा मैटर जिस पे यूनिवर्स है, मतलब एक बड़ी तादाद में डार्क, ये हम कॉस्मोगनी के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन जैसे तुमने कहा कि पानी है, तो ऑफ कोर्स हमको पता है कि पानी से मुराद पानी तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हिसाब से, उस दौर के लोगों के हिसाब से, उनके इंटेलेक्ट के हिसाब से जो उन्हें समझ आए वही बात की जाती थी। नहीं, वैसे एक बात अगर वो पानी, वो एक्चुअली पानी, लेकिन पानी देखो सीधी सी बात है ना, पानी अगर इस डायमेंशन में है इट वुड एक्ट डिफरेंट। अगर हम पहले आसमान के बाहर जा रहे हैं, इट मीन्स डायमेंशन कहीं ना कहीं चेंज होंगे, हम एक डिफरेंट डायमेंशन में जा रहे हैं, तो वहाँ पे पानी भी वही होगा पानी, बट उसकी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज पूरी चेंज हो जाएंगी। नहीं, एक्चुअली अगर हम पानी की फिजिकल प्रॉपर्टी को देखें, पानी एक वेव के फॉर्म में चलता है, ठीक है ना, एक तरीके का फ्लूइड है पानी। तो जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की हम बात करते हैं, अगर हम स्पेस में उसको एक तरीके का फ्लूइड समझकर सोचे जाए तो हमें ये बात अच्छे से समझ आ सकती है कि एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स के बीच में जो चीज़ फैली हुई है, फ्लूइड जो फैला हुआ है, वो डार्क मैटर डार्क एनर्जी का हिस्सा हो सकता है, जिसके बारे में अभी हमें नहीं पता है। मेरा ये मानना है इस पर। तुम्हें क्या लगता है? मुझे भी इसी टाइप की, देखो जाहिर सी बात है अभी सब स्पेक्यूलेशंस हैं, ऑफ कोर्स ये स्पेक्यूलेशंस ही हैं, और इंसान धीरे धीरे ही सही कोशिश तो कर रहा है अपनी। मैं ज्योमेट्री समझा रहा था। हाँ, ज्योमेट्री के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने बताया कि पूरी जो कॉस्मिक ज्योमेट्री है, इसमें फर्स्ट यूनिवर्स, फर्स्ट हेवन का है वैसे तो नबी अलैहिस्सलाम ने, लेकिन मैं उसको फर्स्ट यूनिवर्स कंसीडर करता हूँ। फर्स्ट इन अ सेंस कि सबसे इनर मोस्ट यूनिवर्स जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पे कुछ प्लैनेट्स हैं। अल्लाह ताला इसको कुरान में समा कहते हैं, हेवन। इसके बाहर पानी है, देन सेकंड यूनिवर्स, फिर पानी, फिर थर्ड यूनिवर्स, और इनके बीच में 500 ईयर्स का गैप है। ये 500 ईयर्स कितने लंबे हैं ये डिपेंड करता है, क्योंकि अभी तो हम टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हैं। जैसे ही हम टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बाहर जाते हैं, यानी 4th डायमेंशन क्रॉस करके 5th या 6th डायमेंशन में जाते हैं, टाइम इन इटसेल्फ वो एक एंटिटी बन के रह जाती है। तो नबी अलैहिस्सलाम जो 500 साल वाला बताया एग्जाम्पल, उसके साथ नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल भी दिया इन हेवंस की जो ज्योमेट्री है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा पहला आसमान दूसरे आसमान के कंपैरिजन में ऐसा है जैसे एक बड़े से रेगिस्तान में एक छोटी सी अंगूठी।
हाँ, ये हदीस शायद मैंने भी सुनी है कहीं। और फिर दूसरा आसमान तीसरे आसमान के कंपैरिजन में भी सेम है, जैसे एक बड़े से रेगिस्तान में छोटी सी अंगूठी, और ऐसे कर करके पूरी ये ज्योमेट्री हमें ऐसा समझाने में मदद कर, ये कुछ ऐसा आइडिया है कि एक के अंदर एक चीज और इंस्टॉल है। रिंग कहा, हाँ, रिंग का यहाँ पे इस्तेलाह देना इसलिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल देना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिंग स्फेरिकल चीज़ है, मतलब काइंड ऑफ सर्कुलर चीज़ है, और यूनिवर्स भी एक सर्कुलर डायमेंशन में है। चलो किसी दिन ब्लैक होल या वार्म होल वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, वहाँ हम डीपली जाएंगे। दो चीज़ें मुझे समझानी थी। साइंटिस्ट मानते हैं यूनिवर्सली कोहेरेंट है, मैथमेटिकली कोहेरेंट है। साइंटिस्ट किस यूनिवर्स को मानते हैं, कुरान किस यूनिवर्स को मानता है, ये मैंने समझा दिया। दूसरी चीज़ मैंने ये समझा दी कि जो यूनिवर्स की ज्योमेट्री है वो चीज़ है। अब तीसरी जो पॉइंट है वो बस मैं समझा दूँ, फिर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। वी आर डिस्क्राइबिंग रियलिटी इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। अच्छा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुमने ऐसे बताया मैथमेटिक्स कोर है, एक नेचुरल लैंग्वेज है, उसके ऊपर फिजिक्स बनाई। इसी तरीके से अर्थ की स्टडी करेंगे, ज्योग्राफी बनेगी, अर्थ के लोगों की हिस्ट्री वो करेंगे स्टडी, तो हिस्ट्री बनेगी। यानी इंसान के पास, जैसा कि तुमने कहा, फ्रेमवर्क बनाने की पावर है। बिल्कुल है। पिछले टॉपिक में हम ये डिस्कस करना भूल गए थे कि इंसान जो है ना, एक्चुअली जिस इंसान के बारे में मैं मानता हूँ कुरान बात करता है, उसके पास ये पावर है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे सिखाई है कि तुम फ्रेमवर्क बना सकते हो, ये और किसी मखलूक के पास पावर नहीं। इस हिसाब से अगर हम देखें, हमारी एक्सप्रेशन यानी लैंग्वेजेस भी इंसान नहीं बनाएंगे ना, ऑफ कोर्स। क्यों बनाएंगे? ताकि वो फ्रेमवर्क डिजाइन कर सके, उसको समझा सके एक डिफरेंट तरीके से, राइट। अब तुम एक लैंग्वेज के अंदर भी अगर जाओ तो उसकी डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, बिल्कुल अलग ग्रामर है, अलग नंबर हैं, अलग लेटर्स हैं, हर चीज़ डिफरेंट है। इंसान इतनी कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर भी लैंग्वेजेस को इतनी इजीली बना पा रहा है, इसका मतलब तो ये है कि इंसान जिस रियलिटी को रियलिटी कह रहा है वो उसने डिराइव नहीं करी कहीं से, वो उसी रियलिटी के ऊपर एक, समझ लो कि रियलिटी अंदर है और उसके ऊपर से वो एक रैपर चढ़ा देता है लैंग्वेज का। तो साइंटिस्ट जिस मैथमेटिक्स को डिस्क्राइब करते हैं वो एक फ्रेमवर्क वाली लैंग्वेज है। एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स तो कुछ और है, वो नंबर से भी परे है। एग्जैक्टली, जिसे तुम एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स बोल रहे हो, वो तो हमने टर्म दे दिया उसको, एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। वही चीज़, ये जो चीज़ है, इसमें मैं अपना एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। अब मुझे नहीं याद ये हम कौन से क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले थे, लेकिन मुझे यहाँ याद आया तो मैं इसको यहीं बात करूँगा इस बारे में। एक्चुअली जिस चीज़ को तुम एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स कह रहे हो, एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। अच्छा, अब यहीं से, सॉरी टू इंटरप्ट, कोई नहीं, यहीं से सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्योंकि तुम अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ ही जा रहे हो। ओके। व्हाई डज एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स डेवलप इन ह्यूमन माइंड सो प्रिसाइजली? ये हम बात अभी थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। डिस्क्राइब द फिजिकल रियलिटी ऑफन बिफोर वी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व इट। ओके, यानी क्या इंसान के पास ऐसी क्या पावर है जिससे वो इजीली इस चीज़ को इंटरप्रेट। चलो अब आते हैं तुम्हारे। ठीक है, तो मैं इस पे कंटिन्यू करता हूँ। बेसिकली जिस चीज़ को तुमने बोला एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स, वो एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स नेचर के अंदर हमें दिखती है, ये मानते हो, है ना? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि नेचर के अंदर कोई भी फिनोमिना जब घट रहा होता है तो एक पर्टिकुलर पैटर्न को शो करता है, जो कि पैटर्न कोहेरेंट है। और वही पैटर्न जो कि कोहेरेंट है उसको हम एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स कह सकते हैं। लेकिन उसको डिफाइन करने के लिए जिस तरीके की चीज़ को हम मैथमेटिक्स कह रहे हैं, जिस तरीके की चीज़ हमें वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बना के दे रही है उसको समझने के लिए, वो हमारा डेवलप करा हुआ एक लैंग्वेज का मॉडल है। बिल्कुल सही है ना? तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दो तरीके की मैथमेटिक्स हैं। एक तो वो जिसको हमने डेवलप करा है उस नेचुरल फिनोमिना को समझने के लिए, जो कि एग्जैक्टली हमने उसको समझने के लिए नहीं, लेकिन पैटर्न रिकॉग्निशन के अपने जो हमारे अंदर कला है उसको सामने रख के डेवलप करें बहुत सारे मेथड्स, वो उन पर फिट बैठते हैं। तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर जाता है ना? हाँ, ये चीज़ है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि यही अगर हम इस चीज़ को सही माने, है ना, अभी मैं इसको और क्लियर करूंगा, अगर हम इस चीज़ को सही माने तो हमें हमारे दूसरे क्वेश्चन का जवाब भी मिल जाता है कि क्यों मैथमेटिक्स प्रिडिक्ट कर लेती है ऐसी चीज़ों को जो हम देख भी नहीं पाते या जिसका हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा मौजूद नहीं होता। एक बहुत ही प्यारी बात मुझे इसके अंदर याद आती है। 1915 में जब आइंस्टाइन ने अपना पेपर पब्लिश करा था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, तो उसमें 4 उसने पेपर पब्लिश करे थे। ठीक है, उसके अंदर आइंस्टाइन ने लाइट के बैंड होने जैसी प्रॉपर्टीज़, स्पेस टाइम के कर्व होने जैसी प्रॉपर्टीज़ को सामने लाया था सिर्फ इक्वेशंस के जरिए से। हमने कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा उस पर मौजूद नहीं था, और वो बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया था उस टाइम का। ठीक है, क्योंकि न्यूटन मैकेनिक्स के बाद ये बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन था फिजिक्स के अंदर, और वो भी इतने मॉडर्न दौर में। एक्जैक्टली। सो
बात ये है कि वो सिर्फ चंद इक्वेशंस थी जो हमें ऐसे रिजल्ट्स बता रही थी, लेकिन जब एडिंगटन ने उस पर एक्सपेरिमेंट करा, या फिर वो उस टाइम का आपका एक सोलर इक्लिप्स हुआ था, अच्छा, तो स्टार के बेंड होने को उसने नोटिस करा था, तो वो जितना बेंड उसका हो रहा था वो आइंस्टाइन की इक्वेशन से एग्जैक्टली मैच कर गया। तो हमें पता चला कि भाई ये एग्जैक्टली जो नेचुरल फिनोमिना हमें होता हुआ दिख रहा है उस पर ये इक्वेशन एग्जैक्टली फिट बैठ रही है। ठीक है, तो भाई कैसे आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट कर लिया ऐसे फिनोमिना को जिस पर अभी तक हमने एक्सपेरिमेंटली डेटा तक मौजूद नहीं था, उसका कैसे कर लिया एग्जैक्टली ये जो है यही जवाब है इस सवाल का। ये जवाब इसका यहाँ पर ऐसे बनता है। देखो, आइंस्टाइन ने कुछ चीज़ प्रिडिक्ट, हमें ऐसा शो हो रहा है कि आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट करा है। आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट नहीं करा है, आइंस्टाइन ने नेचुरल जो आपका क्या बोलते हैं पैटर्न पहले से मौजूद थे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज की फॉर्म में मैथमेटिक्स, आइंस्टाइन ने नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री का इस्तेमाल करा था। तो वो एक तरीके का स्ट्रक्चर ही तो था, एक पैटर्न रिकॉग्निशन करके एक तरीके का स्ट्रक्चर हमें मिला था। उस स्ट्रक्चर को जब आइंस्टाइन ने अप्लाई करा नेचुरल फिनोमिना पे, जो उस टाइम का मोशन था या उस टाइम पे चीज़ों का अप्लाई करा, उसके बाद हमें जो एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स मिली वो एज अ रिजल्ट मिली हमें। वो किसी तरीके का प्रिडिक्शन नहीं था, वो बस एग्जैक्टली क्या था, हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स है वो मैच कर गई थी नेचर के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स मौजूद है उसके साथ। तो हमें जो रिजल्ट के फॉर्म में मिला था वो उसकी थ्योरी थी रिलेटिविटी की। ये चीज़ है, तो यही सवाल का जवाब एक अच्छा बनता है कि इंसान इतनी प्रिसाइजली। फिर एक सवाल ये भी आता है कि यार मैं अभी कुरान की तरफ नहीं जाना चाहता, आइंस्टाइन का एग्जांपल तुम दे रहे हो, आइंस्टाइन को तो लोग सुपर ह्यूमन समझते हैं तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट करें कि आइंस्टाइन को भी वही चीज़ पता थी जो आज हमें भी पता हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, आइंस्टाइन को कुछ अलग नहीं पता था। देखो, जब भी साइंटिस्ट, स्पेशली आई टॉक अबाउट मोस्टली फिजिसिस्ट, जब भी फिजिसिस्ट कोई भी नेचुरल फिनोमिना के बारे में हमें बता रहे होते हैं, तो जो चीज़ वो एक्सपेरिमेंटली वो थ्योरेटिकली फाइंड करते हैं वो उन्हें भी नहीं पता होता कि उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। वो सिर्फ मैथमेटिक्स जो कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है उस पर चीज़ों को अप्लाई करते हैं, उससे रिजल्ट निकालते हैं, तब उन्हें ऐसे रिजल्ट मिलते हैं जो नेचर के साथ मैच हो जाते हैं। और जब वो नेचर के साथ परफेक्टली मैच हो जाते हैं तब हम उसको कहते हैं कि भाई ये एक यूनिवर्सल थ्योरी है, ये एक लॉ है, ये कानून है जो कि कोहेरेंट है, कहीं भी चेंज नहीं होगा। तो हमें उस लॉ के बारे में, लॉज पहले से मौजूद हैं, हम लॉज डिस्कवर करते हैं, सिर्फ क्रिएट नहीं करते। हाँ, मैथमेटिक्स सिर्फ जरिया है उन लॉज तक पहुंचने का। लॉज थे वो पहले से प्रेजेंट, तभी तो उसके एग्जांपल्स हमें मिले। इट्स जस्ट न्यूटन ने उस चीज को, किसी भी साइंटिस्ट ने उस चीज को एक फ्रेमवर्क में डाला और उसको प्रूव करने के लिए उसको एक मैथमेटिकल टच दिया। वो मैथमेटिक्स जो कि इंसानों ने नंबर्स की फॉर्म में इन्वेंट करी है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट उसी एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स, उसी अल्टीमेट मैथमेटिक्स में कहूँगा कर रही है, जो कि इस पूरे यूनिवर्स में नेचर में दिखता है। अच्छा, ये यहाँ से मैं पीछे वाली पॉडकास्ट पे जाऊँगा जहाँ पे मैं बात कर रहा था तुमसे उस टाइम पे कॉन्शियसनेस के बारे में, इंसान के बारे में। मेरे मुताबिक क्योंकि इंसान का असल मतलब रूह है, यानी स्पिरिट है, और एक मोरल कॉन्शियसनेस इंसान रखता है, और उस एब्सोल्यूट ट्रुथ तक जाने की, उस एब्सोल्यूट सच्चाई को पाने की वो स्ट्रगल करता है, जैसे कि हर एक साइंटिस्ट ने की, तभी तो उस एब्सोल्यूट ट्रुथ तक पहुंच पाए, चाहे उसका थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने कवर किया हो। ये मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि एज पर दी कुरान इंसान एक रूह है। रूह एक स्पेशल डायमेंशन के अंदर रहती हैं विच इज़ कॉल्ड आलम अरवाह, राइट। एंड आलम अरवाह इज़ नॉट समथिंग जो कि इस यूनिवर्स का पार्ट है या उस यूनिवर्स से बाहर का पार्ट है। इट्स ऑन दी हाईएस्ट लेवल, यानी वो 7th हेवन के पास है आलम अरवाह, और प्रॉबेबली वो उससे भी डिफरेंट एक जगह पे हो। मेरा ये मानना है क्योंकि चेन ऑफ क्रिएशन के अंदर इंसान की हायरार्की टॉप पर है, वो अशरफुल मखलूकात है। इस सेंस में नहीं कि उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा है, उसकी पावर ज़्यादा है, नहीं। इट्स लाइक कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप नॉच है। इंसान इस दुनिया की हर एक क्रिएशन का ऑडिट करने आया है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान की जैसे ही स्टार्टिंग करी, यानी आदम अलैहिस्सलाम को जैसे ही क्रिएट किया, तो आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ के नाम सिखाए। यहाँ नाम सिखाने से मतलब यह है कि आदम अलैहिस्सलाम को वो ताकत दी कि वो हर चीज़ को देख के उसके पीछे का लॉजिक फाइंड कर सकें, उसके पीछे की आइडियोलॉजी समझ सकें और उससे एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन कर सकें, वही पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकें जिसे आज हम मैथमेटिक्स कहते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं अर्रहमान, यानी एक ऑर्डर क्रिएट होना। अब रहमान का ऑर्डर से क्या ताल्लुक है, इसके बारे में मैं डीप में बात कर चुका हूँ अपने चैनल पे, बट कभी और कर लेंगे। अल्लमल कुरान, यानी हमने सिखाया कुरान। इसका मतलब क्या है कि कुरान सिखाने से पहले ऑर्डर क्रिएट हो चुका है, यानी एब्सोल्यूट ट्रुथ पहले ही क्रिएट हो चुका है
अभी कुरान सिखाया भी नहीं जा रहा। और एक चीज़ नोटिस करो, उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं खलकल इंसान, यानी इंसान की पैदाइश भी बाद में होती है, कुरान पहले सिखा दिया जाता है। ये समझना बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये उतना अजीब नहीं होगा जब आप उस डायमेंशन के अंदर ये चीज़ें सारी बातें कर रहे हो, हायर डायमेंशन के अंदर, जहाँ इंसान की अभी तक पैदाइश भी नहीं हुई और उसे हर चीज़ सिखा दी गई, और फिर उसे बयान की ताकत दी, अल्लमहुल बयान, उसे बयान करना सिखाया, ताकि, और बयान इन द सेंस सिर्फ बोलना नहीं, अपनी आइडियाज़ को कम्युनिकेट करना। इसको कनेक्ट करो, अल्लमल इंसान मालम यालम, यानी इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था, और सिखाया किससे? अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, कलम से सिखाया, यानी उसको राइटिंग की पावर दी, उसे कम्युनिकेशन की पावर दी, उसे उस फ्रेमवर्क को ढालने के जितने भी टूल्स हैं वो अल्लाह ने प्रोवाइड किए उसकी पैदाइश से भी पहले, ताकि वो इस पूरी कायनात का ऑडिट कर सके। और ये एग्जैक्टली उस आयत का मीनिंग है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जहाँ पे हम अल्लाह की हम्द बयान करते हैं। कब करते हैं? जब पूरी कायनात का ऑडिट हम कर रहे होते हैं। तुमने पत्ते को देखा, तुम अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो, तुमने पानी को देखा, तुम अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने देख के पानी की ब्यूटी को रिकॉग्नाइज किया, उसके अंदर के छुपे पैटर्न को देखा, उसके पैटर्न को देखा, उसकी मैथमेटिक्स, उसकी साइंस, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। ये इंसान के अंदर जो एबिलिटी है ना, उस एब्स्ट्रैक्टनेस को फुलफिल करती है, यानी ये रियलिटी को एक फ्रेमवर्क से जोड़ने वाली चीज़ है। ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट तो वो ज़बान है जो हमने मैथमेटिक्स की शक्ल में बनाई है, वो सिंबल्स, वो एक्सियम्स, हमने डिफाइन करें सिंबल्स को, एक्सियम्स को, डेफिनेशंस को, ये हमारे क्रिएट किए हुए। नेचर को कोई पाबंदी नहीं है किसी एक्सियम को फॉलो करें, जाहिर सी बात है। वो एक्सियम्स जिस रिजल्ट को हमें शो करते हैं वो रिजल्ट नेचर से ऑफ कोर्स मैच हो जाते हैं, जिसको तुम कहते हो एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। अच्छा, इसमें तुम कुरान की बात कर रहे हो, मुझे एक लाइन याद आई, नून वल कलमी वमा यस्तुरून, सूरह अल कलम में। तो ये बड़ी इंस्पायरिंग आयत लगती है मुझको कि हमने बहुत डीप आयत। हाँ, तो इससे क्या मतलब हम समझ सकते हैं? क्योंकि अभी तुमने कलम की बात करी, तो क्या ये भी वही चीज़ बता रहा है जो डायरेक्ट, कई बार कुरान जो है डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुझान करके पूछता है, जैसे इस आयत में? देखो, इस आयत के आने का पर्पस और इसके पीछे का बैकग्राउंड जो कि नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से हमें पता चलता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। उसके बारे में बहुत डिटेल्ड बात होगी, लेकिन मैं स्पेसिफिकली इस आयत के बारे में बताऊं। नून, जिसका मीनिंग किसी को नहीं पता होता, जो कि हुरूफ मुक़त्तआत है, डिसजॉइंट लेटर है, जैसे हा मीम, हाँ, ये कुरान में पाए जाते हैं, क्योंकि ये उसकी ब्यूटी को इन्हेंस करते हैं, और इसके कुछ इंटरप्रिटेशन हैं भी, हो सकते हैं, पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस हैं जो रिसर्चेस के दौरान हमें पता चलते हैं, और मैं बता भी सकता हूँ अभी, लेकिन वो चीज़ पे थोड़ी ऑफ टॉपिक हो जाएगी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब कहते हैं वल कलमी वमा यस्तुरून, तो जो वाव है ना, अगर किसी ने उर्दू या अरबी पढ़ी है तो उसमें वल के अंदर वाव का यूज हुआ। ये वाव जो है ना, ये ओथ का वाव है, यानी जब ये वाव आता है तो अल्लाह ताला कसम उठाते हैं। तो जब अल्लाह कह रहे हैं वल कलम, इसका मतलब है कि कसम उठाता हूँ कलम की। अब ये कौन सा कलम हो सकता है? कुरान बेसिकली 3 टाइप के कलम को डिफाइन करता है। पहला नॉर्मल कलम जो हम सबके पास होता है, पेन, जैसे हम लिखते हैं और हमारे लिए टूल है। हम कहते हैं कलम तलवार से भी तेज होता है, बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे आइडियाज को बाहर निकालता है। लेकिन ये वो कलम भी हो सकता है, यानी ये कलम का सुपर सेट है, उसके अंदर सबसेट में एक वो कलम भी है जिससे हम लिखते हैं, एक वो कलम है जिससे डिक्री लिखी गई है, यानी लौहल महफूज के अंदर हम सब के मुकद्दर लिखे गए हैं। हम इस दुनिया में जो होना था, जो होगा, हर चीज़ वो लिख दी गई है उस लौहल महफूज में एक कलम से। इसका ये भी मतलब हो, ठीक है। और एक कलम वो है जो कि 2 फरिश्ते हमारे कंधों पे बैठे होते हैं, किरामन कातिबीन, वो हमारे नामाए अमाल को लिखते हैं। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा, हमारे नामाए अमाल एक मैट्रिक्स की किताब है, यानी किरामन कातिबीन फरिश्ते जो हमारे सच और झूठ को लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें हमारी लाइफ की वो मैट्रिक्स दे दी गई है, और बस वो उस मैट्रिक्स के अंदर मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ें कि अच्छा इसने ये अमल किया, इसमें ये इतना एडिशन कर दो, इसमें इतना सब्ट्रैक्शन कर दो। और जो हमें नामा अमल की किताब दी जा रही है, अल्टीमेटली वो मैथमेटिक्स है, एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। हमारा मुकद्दर एक मैट्रिक्स है, और अल्लाह ताला एक ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन है। बिल्कुल, मैं बोलने भी वाला था, गॉड इज द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन, क्योंकि आइंस्टाइन की बात याद आती है मुझे कि साइंस विदाउट रिलीजन इज नथिंग, ऐसी कुछ था कि वो अंधी है और वो उसके बगैर। साइंस विदाउट रिलीजन, मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ, साइंस विदाउट रिलीजन इज इनकम्प्लीट, एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज इनकम्प्लीट। ये दोनों बातें सच है। और वल कलमी वमा यस्तुरून में अल्लाह ताला कहते हैं कलम की कसम खाता हूँ, और उसकी जो वो लिखते हैं या जो वो लिखता है। अब कलम खूबसूरत किसी भी तरीके से लिख सकता है, और मैंने तीनों टाइप के कलम के बारे में डिफाइन आपको कर दिया है, लेकिन इसका शान नुज़ूल यानी इसके पीछे की बैकग्राउंड कहानी वो डिफरेंट है, ऑफ कोर्स, और वहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ को बताया जा रहा है। और नून का यूनिवर्स के साथ एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, जो कि कभी और बात करेंगे। वो बहुत, और कुरान की पहली आयत मुझे यहाँ से याद आती है जो नाजिल हुई थी गारे हिरा में, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़
इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। ये बहुत खूबसूरत, ये भी वही चीज़। बात तो ये है, हैरानी की बात ये है कि सेम उसी 5 आयतों के बाद सूरल कलम नाजिल हुई। अच्छा, उसके 5 आयतों के बाद, उसकी 5 आयतों के बाद सूरल कलम नाजिल हुई है। और कहीं ना कहीं एक थीमेटिक कनेक्शन भी बनता है कि कलम के बारे में अल्लाह ने बात करी, बिल्कुल, ना सिर्फ उस कलम के बारे में जिससे इंसान सीख रहा है, बल्कि उस कलम के बारे में जिसने इंसान को ही बनाया है। यानी अगर हम मैथमेटिकली देखे जाएं तो लौहल महफूज में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो क्या है? एक कॉम्प्लेक्स डिफरेंट डायमेंशनल मैट्रिक्स है एक इंसान की। मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है लेकिन देता हूँ। कोई नहीं। हम एक थर्ड डायमेंशन के अंदर रहते हैं। ओके, ऑफ कोर्स। फोर्थ डायमेंशन में टाइम स्पेस है जो कि जुड़ा हुआ है। तुम टाइम को स्पेस से अलग कर सकते हैं, स्पेस को टाइम से। वो एक फैब्रिक की अगर तुमने इसको अलग कर दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन क्या हो कि अगर मैं उस स्पेस टाइम से बाहर आ जाऊँ, राइट, यानी मैं 5th डायमेंशन का पार्ट बन जाऊँ। अब ये मेरी टाइमलाइन है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और मैं 5th डायमेंशन से, क्योंकि मैं टाइम की कैद से बाहर आ चुका हूँ, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ 5th डायमेंशन में और मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख पा रहा हूँ। मेरे ऊपर स्पेस का कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन, टाइम का कोई। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेके चल रहा हूँ, मैं बाहर आ चुका हूँ, 5th या 6th डायमेंशन में हूँ और मैं मैट्रिक्स देख रहा हूँ, बल्कि 5th डायमेंशन में मैं अपनी पूरी लाइफ जर्नी देख रहा हूँ, राइट। इस तरीके से 2D लाइफ जर्नी, जहाँ पे मैं चाहूँ तो पास्ट में भी जा सकता हूँ, फ्यूचर में भी आ सकता हूँ, प्रेजेंट में भी जा सकता हूँ, राइट। अब मैं उस एक डायमेंशन से और बाहर आता हूँ और मैं 6th डायमेंशन में आता हूँ। अब वो 2D जो मेरी टाइमलाइन है ना, वो 2D टाइमलाइन एक 3D मैट्रिक्स बन जाएगी। यानी अभी मैं, मान लो अभी इस टाइमलाइन के अंदर मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा पास्ट डॉक्टर की स्टडी, प्रेजेंट मैं भी डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फ्यूचर में डॉक्टर बन के ही मर जाऊँगा। अगर मैं 6th डायमेंशन में आ गया तो अब मेरे पास ऑल्टरनेट टाइमलाइंस हैं कि अगर मैं डॉक्टर की बजाय इंजीनियर होता तो मेरी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसा होता। अच्छा। अगर मैं इंजीनियर की बजाय कुछ और होता तो मेरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसा होता। यानी अब मेरे पास डिफरेंट चॉइसेस हैं जो मैं लाइफ में ले सकता था, और ये डिफरेंट चॉइसेस अनलिमिटेड की अमाउंट में है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम एक कॉम्प्लेक्स चीज़ की बात कर रहे हैं, इंसान के मुकद्दर की। जितनी दिमाग में परम्यूटेशंस हैं तुम्हारे, वो सारी परम्यूटेशंस क्या हैं, उस डायमेंशन में बिखरी हुई है। एक 3D मैट्रिक्स समझ लो, उसी 3D मैट्रिक्स को फिर और कॉम्प्लेक्स बनाओ, 4D 5D एंड बहुत। तो जितना डायमेंशन तुम ऊपर आते जाओगे तो मैं अपनी ज़िंदगी, अपना मुकद्दर एक मैट्रिक्स लगेगा। मैं इतना खुश इसलिए हो रहा हूँ भाई, ये जो तुमने अभी अभी बोला ना, एक फिलॉसफी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो कि अभी तक एक मिस्ट्री ही है। क्वेश्चन ये है कि जो बेसिकली हमारे पास फ्री विल है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो तुमने मैट्रिक्स की बात करी, जो तुम पॉसिबल परमुटेशंस की बात कर रहे हो, तो इससे ये पता चलता है कि हमारे पास फ्री विल किस तरीके से मौजूद है। हम अपना डिसीजन अपने फ्री विल से चूज करते हैं, लेकिन जो हमारे पास पूरी टाइमलाइन बनी हुई थी वो पहले से सेट है, वो पहले से सेट है क्या होने वाला है वो, क्योंकि हम अपने इंसानी दिमाग से इस टाइम स्पेस के अंदर सोचते हैं बस कि अच्छा मेरे पास फ्री विल है तो ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं। अगर हम उसको एक डिफरेंट डायमेंशन में जाके देखें तो हमें नजर आएगा कि हर एक परम्यूटेशन हमारे सामने नजर आ रही है, हमें हर एक कॉम्बिनेशन हमारा बन रहा है उससे, और हम खुद ही अपनी लाइफ की उस मेज के अंदर रास्ता बनाते जा रहे हैं। जिस तरीके की फ्री विल है वो एक तरीके का बेसिकली हमें क्या बोल सकते हैं उसको, एक तरीके का हमारे लिए इल्यूजन क्रिएट करता है फ्री विल होने का। एक ऐसी फ्री विल है जो इंसान की सोच तक महदूद है। यानी तुम अपनी सोच से जितनी फ्री विल चाहो ले लो, लेकिन तुम्हारी सोच को क्रिएट करने वाला जो क्रिएटर है, जिसने तुम्हारी इस पूरी मैट्रिक्स को बनाया है, उसके लिए ये फ्री विल मैटर नहीं करती। उसने वो चीज़ एक डिफरेंट डायमेंशन से बनाई है। हाँ, हम उसको उस तरीके से नहीं देख सकते, कॉम्प्लेक्स चीज़ है, अपने आप को देखते हैं। ये यहाँ पे हो गया। अब आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया। व्हाई डज यूनिवर्स ओबे लॉ एट ऑल? रैंडमनेस क्यों नहीं है, ऑर्डर क्यों है यूनिवर्स के अंदर, और ये लॉ कैसे फॉलो किए जा रहे हैं? मतलब प्री बिग बैंग कुछ नहीं था, पोस्ट बिग बैंग हर चीज़ ऑर्डर में आ गई, ऐसा कैसे? ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि रैंडमनेस एक्चुअली है क्या। रैंडमनेस हम डिफाइन ही नहीं कर सकते जब तक ऑर्डर ना हो, ठीक है ना, क्योंकि हम ऑर्डर को देख के रैंडमनेस के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली यूनिवर्स जो है ऑलरेडी रैंडम ही है मेरे ख्याल में, जब मैं अपना नज़रिया बताता हूँ, और इससे मिलते जुलते और भी आइडियाज़ मौजूद हैं कि एक्चुअली यूनिवर्स रैंडम ही है। हम उस रैंडमनेस के अंदर अपने पैटर्न रिकॉग्निशन के तरीके से कुछ ना कुछ अपने पैटर्न्स निकालते हैं। मेरा ख्याल तो ये है इसमें, क्योंकि मैथमेटिक्स हमें क्योस थ्योरी के बारे में भी बात करती है, रैंडम प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में भी बात करती है, तो वो सब कुछ रैंडम चीज़ ही है, लेकिन हम उस रैंडम के अंदर से एक ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स के अंदर जो हम ऑर्डर देखते हैं वो हमारा देखने का नज़रिया है, ठीक है।
अगर वो नज़रिया है तभी हम रैंडमनेस की बात करते हैं, अगर वो नज़रिया नहीं है तो हम फिर रैंडमनेस की बात नहीं करते। इसमें मेरा क्योंकि मैथमेटिक्स हमें इसके बारे में बताती है, केओस थ्योरी। मान लो पानी के अंदर जब हम इंक डालते हैं वो किस तरीके से रैंडमली पानी के अंदर पूरे में फैलना शुरू होती है, लेकिन उसके अंदर भी हम एक ऑर्डर निकालते हैं, एक थ्योरी बनाते हैं उसके अंदर से भी, केओस थ्योरी करके जो हम पढ़ते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वो ऑर्डर जो पहले से क्रिएट है वो रैंडम क्यों नहीं है इंसान के लिए? हाँ, इसका जवाब भाई मेरे पास प्रॉपर तरीके से मौजूद नहीं है। तुम क्या कहोगे इसके बारे में? अच्छा, मेरे इस पे 2 परसेप्शंस हैं। हाँ। इस क्वेश्चन के ऊपर मैंने 2 परसेप्शन लिखे थे। ठीक है। पहला परसेप्शन तो मेरा बहुत ही सिंपल सा है कि ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, जो कि मैं जो मैंने अभी शुरू में बोला था ये उससे मैच नहीं करता कि रैंडमनेस से ही पहले से मौजूद है। ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं कर, नहीं, मैं उस ऑर्डर की बात नहीं कर रहा। तो मैं कह रहा हूँ कि जो ये पूरे यूनिवर्स का ऑर्डर है एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, ये परसेप्शन है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। हाँ। एक दिमागी आइडिया है। हाँ ठीक है। ये सब इंसान का बनाया गया है। हाँ। हर एक चीज इंसान ने अपनी सोच से जोड़ मोड़ के, जैसे तुमने कहा, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कुछ वैसा ही है, प्रोबेबिलिटीज को लगा के वेल स्ट्रक्चर बना। हम इंसान का काम ही है पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना। हम पैटर्न को रिकॉग्नाइज करे बगैर जी भी नहीं सकते, है ना। इंसान बड़ा क्यूरियस जानवर है। और सेकंड परसेप्शन ये है कि सेकंड परसेप्शन मेरा ये है, जो कि मैं मानता हूँ, कि हम यूनिवर्स को एक बड़े टाइम स्पेस की तरह देखते हैं, एक वेक्टर स्पेस की तरह देखते हैं। इसको मैं थोड़ा करूँ, एक स्पेस की तरह देखते हैं जिसके अंदर हम रहते हैं। मैं यूनिवर्स को, क्योंकि मैं इंसान को एक हायर डायमेंशन की बीइंग मानता हूँ एज पर द कुरान, तो मैं यूनिवर्स को एक चेन ऑफ क्रिएशन की एंटिटी मानता हूँ, छोटी सी। अब क्योंकि एक चेन ऑफ क्रिएशन की एंटिटी है यूनिवर्स, तो ये उसका ऑर्डर में होना ही इस बात की निशानी है। क्योंकि हर चीज़, जैसे फूड चेन है, फूड चेन में जो चीज़ होती है एक स्पेसिफिक ऑर्डर पे ही चलती है। बिल्कुल, ये नेचुरली होता है। यानी किसी जानवर को कोई खाता है, किसी जानवर को कोई खाता है, ऐसे करके एक ऑर्डर में चलती है। सिमिलरली अगर हम यूनिवर्स को एक चेन ऑफ क्रिएशन के अंदर डालें, विद एंजल्स, विद जिन्स, विद ह्यूमंस, तो वो ऑटोमेटिकली किस पे चलेगी? एक ऑर्डर में चलेगी। ये इसका मेरे लिए छोटा सा एक समझने का तरीका है जिस पे मैं बात करना चाहता था। तो अच्छा, आज हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। इसके अंदर एक और चीज़ मैं हाँ, अपना कुछ ऐड करना चाहूँगा। बताओ। बहुत से लोगों को ये डाउट होगा या ये सवाल होगा कि मैथमेटिक्स तो एब्सोल्यूट ट्रुथ होती है, और हमने जो अब तक डिस्कस करा है, बेसिकली जो बात सामने आ रही है वो ये कि मैथमेटिक्स एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है, एक जरिया है एब्सोल्यूट ट्रुथ तक जाने का, ठीक है ना। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए अगर हम देखें तो देखो, मैं तुम्हें बताऊं, अगर मोशन को समझने के लिए, लॉज ऑफ मोशन को समझने के लिए या बेसिक मैकेनिक्स को समझने के लिए न्यूटन मैकेनिक्स आई, ठीक है, एक अलग मैथमेटिकल थ्योरी है। उसके बाद लैग्रैंजियन मैकेनिक्स आई जो कि एक अलग मैथमेटिकल थ्योरी है, और उसके बाद फिर हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स आई जो कि एक अलग मैथमेटिकल थ्योरी। लेकिन उसी एब्सोल्यूट ट्रुथ को तीनों देखो, ये एग्जैक्टली 3 डिफरेंट काइंड ऑफ मैथमेटिकल थ्योरी, 3 डिफरेंट काइंड ऑफ एनालाइजिंग ऑफ पैटर्न, 3 अलग तरीके से एनालाइज करा, पैटर्न रिकॉग्निशन करा 3 अलग तरीके से, और हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो एक ही चीज़ को डिफाइन कर रहा है, यानी एक ही नेचुरल फिनोमेना को 3 डिफरेंट थ्योरीज डिफाइन करनी है। तो अगर मैथमेटिक्स एब्सोल्यूट ट्रुथ होता तो एब्सोल्यूट ट्रुथ एक ही होना चाहिए, क्योंकि वो एब्सोल्यूट है, ऑफ कोर्स। तो मैथमेटिक्स एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, लेकिन एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानने का तरीका है वो इसी एग्जांपल से हमें समझ आता है, क्योंकि फिर एक ही तरीका होता हमारे पास उस लॉ को समझने का। हमारे पास 3 डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज की तरीके, और ये इस चीज को भी दिखाता है कि लॉस कितने कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं अगर उसे एक कॉम्प्लेक्स क्रिएचर हैंडल कर रहा है, जैसे कि इंसान। बिल्कुल, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आई थिंक ये कंक्लूजन है हमारी पॉडकास्ट का। बिल्कुल। एक इसमें लास्ट क्वेश्चन हम इंक्लूड ही कर लेते हैं, थोड़ा सा मेरे ख्याल में इसको कर लेना चाहिए, जो कि था कि कहाँ पर मैथमेटिक्स और फिलॉसफी आपस में अलग होती है, या फिर कहाँ पर मैथमेटिकल जो आइडिया है हमारा वो फिलॉसफी टच ले लेता है ना। चलो काम करते हैं इसको नेक्स्ट पॉडकास्ट। ओके, इसको नेक्स्ट पॉडकास्ट में कर लेंगे, आई थिंक इनफ है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई हो तो थोड़ा इनकन्वीनियंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड हाय ऐसे लाते रहेंगे। अगर आपको कमेंट हो तो बताइए यूट्यूब कमेंट सेक्शन में। ऑफ कोर्स। ओके, थैंक यू। टॉपिक है हमारा कि मैथमेटिक्स किस हो जाओ, रुको यार, ये बहुत अजीब है। सो ये बात सबसे पहले गैलीली ने कही थी स्टार्टिंग में कि वी अंडरस्टैंड। भाई क्या हो गया? वही हाल हुआ हमारे जो गैलीली के। मुझे सत्यानाश हो गया। जैसे गैलीली को सूदी में चढ़ा दिया था, तो वैसे हमारा भी यही हाल है इस टाइम पे। भाई तुमसे बताइए, हद से ज़्यादा नेचुरल नहीं रखते हैं भाई, स्ट्रगल भी नजर आना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है।
फिर उसके अलावा कभी भी करे तो रिजल्ट उसको सेम मिलेगा, यानी कि रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा, ये एक पर्टिकुलर पैटर्न पर चल रहा है, जिसकी बुनियाद पे उसने बोला था कि हर एक नेचुरल फिनोमेना एक पैटर्न शो करता है, और वो पैटर्न कहीं ना कहीं मैथमेटिकल लैंग्वेज में अरे यार वो पैटर्न कहीं ना कहीं मैथमेटिकल नेचर वो बंदा वजू कर, अरे नहीं यार वजू क्यों करता हूँ, पता नहीं क्या कर रहा है, चलो कुछ धो रहा है वो, तो वो जो है हमको एग्जैक्टली नज़र आता है सेम पैटर्न। कमेंट सेक्शन में। ऑफ कोर्स, ओके, थैंक यू। जल्दी हो गई चुन के। अब अगर वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई